स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello and welcome to Study IQ IAS. Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching. I am Rishabh and I am a faculty for economics optional. तो आज की 10 मिनट सीरीज में we will talk about the contribution or the role of public sector in the development of India, especially regarding the pre-reforms period. प्राइवेटाइजेशन या LPG रिफॉर्म्स के पहले का जो पीरियड है उसमें हमारे पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा फॉर द डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ GDP इन इंडिया, बिकॉज जैसे कि सबको पता ही है दैट पब्लिक सेक्टर वाज एट कमांडिंग हाइट्स. ठीक है, वी वर फॉलोइंग अ सोशलिस्ट ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी, सो पब्लिक सेक्टर वाज एट कमांडिंग हाइट्स. तो क्या रोल था, क्या सिग्निफिकेंस था, वी विल टॉक अबाउट दैट. ठीक, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर है क्या. सो पब्लिक सेक्टर इज नथिंग बट दोज यूनिट्स और enterprises that are owned by government or government has majority shareholding. ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कई तरह के हो सकते हैं. डिपार्टमेंटल हो सकते हैं अंडरटेकिंग्स. व्हाट आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? दैट आर डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्रीज. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर रेलवेज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर NHAI हो गया. सो NHAI इज अ डिपार्टमेंटल पब्लिक अंडरटेकिंग. ठीक है, नॉन डिपार्टमेंटल जो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर आता है वो हो गया नॉन डिपार्टमेंटल. इसी तरह स्टेट के पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकते हैं, सेंटर के भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकते हैं. ठीक है, आपके कंज्यूमर गुड्स के लिए भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकते हैं, आपके नॉन कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड्स के लिए या इंटरमीडिएट गुड्स के लिए उसके लिए भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकते हैं. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा. सो वी विल ट्राई टू कीप इट कॉम्पैक्ट रखेंगे इसको. और चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. तो ये बेसिक हमारा एक फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम समझ लेते हैं और इसी के अराउंड वी विल हैव आवर डिस्कशन. सो रोल ऑफ public sector, the role of public sector in our Indian economy's growth and development, especially pre-liberalization era, pre-LPG reforms यानी 1990s के पहले कितना रोल था, क्योंकि we were driven by public sector. ज़्यादातर 50% या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था इन द इकोनॉमी, इट वॉज पब्लिक सेक्टर. कंज्यूमर गुड से लेके कैपिटल गुड तक यानी ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पब्लिक सेक्टर वॉज एट कमांडिंग हाइट्स. ठीक है, मार्केट लीडर एक तरह से था. ठीक है ना, तो ये कुछ आयाम हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल नाउ थिंक लाइक एन इकोनॉमिस्ट और आपको इंटरेस्ट भी आएगा. तो देखिए, जब हम आज़ाद हुए तो कोई पब्लिक सेक्टर तो था नहीं, आज़ाद तो ब्रिटिशर से हुए थे. तो प्राइवेट सेक्टर वाज द डोमिनेंट फोर्स इन इन्वेस्टमेंट. 90% 80% के आसपास इन्वेस्ट प्राइवेट सेक्टर का था. बट 51 से जब हमने प्लानिंग शुरू की, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 से फिर सेकंड 5 ईयर प्लान जब हमारा शुरू हुआ और जब आया नेहरू मेलानोबिस मॉडल जो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ गए लेड बाय पब्लिक सेक्टर ग्रोथ. ठीक है, और उसी टाइम हमारा एक IPR आया जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956. उसने 3 शेड्यूल की इंडस्ट्रीज बनाई. शेड्यूल A रिजर्व ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर 17 इंडस्ट्रीज, शेड्यूल B फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विथ लाइसेंसिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर. तो ये हुआ फॉर 12 इंडस्ट्रीज. और शेड्यूल C वॉज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर. बट ऐसा नहीं है कि ये कोई एयर टाइट था. कोई भी पब्लिक सेक्टर कभी भी सेक्टर C में आ सकता, शेड्यूल C में आ सकता था, यानी प्राइवेट सेक्टर को की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके कोई नई कंपनी खोल सकता था अगर प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है. अगर शेड्यूल एक इंडस्ट्री जो कि रिजर्व है फॉर पब्लिक सेक्टर, वहाँ पे आउटपुट एज पर डिमांड नहीं हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो लाइसेंस दे सकती थी सरकार टू द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो कम देयर. तो ऐसा कोई नहीं है कि ऊपर नीचे फ्लूइडिटी नहीं थी इस मैकेनिज्म में. तो एज पर गवर्नमेंट वीपर नीचे हो सकता था इस शेड्यूल में. तो उसके बावजूद पब्लिक सेक्टर परफॉर्म बेटर. तो उसका रोल क्या है वो देखते हैं. सबसे पहली बात कि व्हेन वी बिकम इंडिपेंडेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे. तो पैसे थे नहीं, प्राइवेट सेक्टर के पास भी पैसे नहीं थे, बैंक्स इतने थे नहीं, ये कैश फ्लो हो हमारे इकोनॉमी में. तो सबसे ज़्यादा रिसोर्स कंट्रोल किसके पास था? वी वर रिसोर्स स्कार्स. और सबसे ज़्यादा रिसोर्स किसके पास होते हैं किसी भी कंट्री के? सरकार के पास. तो वी वर लेड बाय पब्लिक सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट. तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया इंडिया में फॉर बोथ कैपिटल गुड्स
के गुड्स यानी कैपिटल गुड्स, एज वेल एज कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड लाइक HMT की वॉचेस सुने होंगे, ठीक है, एम्बेसडर गाड़ी सुने होंगे, ये सब हम स्कूटर इंडिया का नाम सुने होंगे, ये सब कंज्यूमर गुड है जो कंज्यूमर के लिए बनाते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर हैवी मशीनरी गुड्स, स्ट्रेटेजिक गुड्स, दोज गुड्स दैट आर यूज टू मेक अनदर गुड्स। ये होते हैं कैपिटल गुड, जहाँ पे हैवी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की। तो वो पैसा किसके पास था? सरकार के पास। कहाँ से आ रहा था? या तो आप हमारे सेविंग से आ रहा था, या फॉरेन से आप बोरो कर रहे थे, या एड मिल रही थी आपको, तो वो सरकार को मिल सकती थी। प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी, उस समय 1950s में इतनी ज़्यादा कैश फ्लो नहीं था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को खोल सके, ठीक है। तो प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन आवर इकोनॉमी वॉज डन बाई पब्लिक सेक्टर, पहला याद रखना। और ये पूरा लिंक है, ठीक है। अब वो लिंकेजेस देखते हैं। इंफ्रा डेवलपमेंट क्या होता है कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके अराउंड आपका पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर आके अपनी इंडस्ट्रीज लगाता है, ठीक। तो इंफ्रा डेवलपमेंट में सोचो कि जब हम लोग 1950s में 2300 मेगावाट बिजली बनाते थे, ठीक है, 2300 मेगावाट हम लोग बिजली बनाते थे, जो कि आगे बढ़ते हुए जब हम आगे जाएंगे, यानी एंड ऑफ दिस एरा, यानी 1991 में और 1951 से कंपेयर करेंगे तो 1,04,000 मेगावाट बिजली हम लोग बनाने लगे थे। और आज की डेट में टुडे लगभग 4.5 लाख मेगावाट बिजली हम लोग बना रहे हैं। एंड थैंक्स टू इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट 47% से ज़्यादा उसमें रिन्यूएबल सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है। मतलब लगभग 2 लाख मेगावाट, मतलब जो हम 91 में कैपेसिटी थी हमारी, उसकी डबल कैपेसिटी तो हम लोग सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से बना पा रहे हैं। तो ये है हमारा इंफ्रा डेवलपमेंट लेड बाई पब्लिक सेक्टर। रोड्स हमारी 4 लाख किलोमीटर थी जब आज़ाद हुए थे। 1991 में 2.3 मिलियन किलोमीटर्स हम बना चुके थे रोड। आज 6.5 मिलियन किलोमीटर, 6.7 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास रोड है, ठीक है। तो ये है हमारा इंफ्रा डेवलपमेंट लेड बाई पब्लिक सेक्टर, ठीक। फिर था प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल मतलब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देता था। वाई, हाउ? पहला तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कहाँ से क्या खरीदना है, कितने में बेचना है, सब सरकार कंट्रोल कर रही थी, पहली चीज़। दूसरा, पब्लिक सेक्टर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिशन टू प्राइवेट सेक्टर। अब कंपटीशन देगा प्राइवेट सेक्टर को, तो मान लो पब्लिक सेक्टर किसी गुड को 20 रुपये में बेच रहा है और प्राइवेट सेक्टर जिसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो 40 पे बेच रहा है, तो किसके पास जाएगा कंज्यूमर? पब्लिक सेक्टर गुड की तरफ। तो प्राइवेट सेक्टर को भी compete करने के लिए विद द पब्लिक गुड अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। दिस इज हाउ पब्लिक सेक्टर मेंटेन्ड इन्फ्लेशन एंड प्राइस कंट्रोल इन द इकोनॉमी। क्योंकि हमारी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं थी उस टाइम, याद करो ये बात, ठीक है। मतलब पूरे 1951 से 1991 तक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 70% से ज़्यादा लोग तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयड थे, ठीक। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैड इन 6 कमोडिटी इंडस्ट्रीज। ये बढ़ के 100+ हुई आफ्टर 3 5 year प्लान, और मोर देन 200 300 यानी 250+ के आसपास कमोडिटी हुई हमारी 1991 में। हाउ? 6 से बढ़ के हम लोग 250 से ज़्यादा, कम से कम लगभग 250 से ज़्यादा तो एक रफ नंबर है, 500 तक भी हो सकता है, छोटे छोटे गुड्स हम लोग बना रहे थे तो हाउ दिस डाइवर्सिफिकेशन वॉज डन? थैंक्स टू द हेल्प ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर अपना तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री बनाया, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री बनाया, साथ साथ अपने अगल बगल एंसिलियरी गुड्स इंडस्ट्री, मतलब ऐसे गुड जैसे नट, बोल्ट, बेरिंग्स, छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं, उनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी साथ साथ लगना शुरू हुई। तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, खुद पब्लिक सेक्टर ने भी किया, और साथ साथ एंसिलियरी डेवलपमेंट हुई जो इंडस्ट्रीज की, छोटी इंडस्ट्रीज, दैट ऑल्सो लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। तो हम जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन देख रहे थे कि हमें बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट ना करना पड़े, हम डोमेस्टिकली उस डिमांड को पूरा कर सके, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग आउटपुट, वो कैसे हम लोग पाए? बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री थैंक्स टू पब्लिक सेक्टर। दिस वॉज ऑल्सो अ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। आगे बढ़िए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सिंस पब्लिक सेक्टर was the major investor in economy, ठीक है। 1966 के मतलब 65% के आसपास इन्वेस्टेड था इन 1966 पब्लिक सेक्टर। तो जब 65% यानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर का है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी पब्लिक सेक्टर
करता था। खासकर पीरियड आप देखेंगे 1969 से 80 तक, तो आप देखेंगे कि कैसे जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग शुरू हुई और नए एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो और ज़्यादा नौकरियां दी लोगों को। हाँ, ये दिस लेड टू ओवर स्टाफिंग ऑल्सो, बट ओवर स्टाफिंग में भी आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही रहा है, ठीक है। यू आर गेटिंग एम्प्लॉयड थैंक्स टू बैंक नेशनलाइजेशन और मोर एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन द रेवेन्यू, ठीक है, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो पब्लिक सेक्टर ने सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकम पर कैपिटा इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, इट विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज। आउटपुट इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, दैट द जीडीपी ग्रोथ विल बी देयर, जीडीपी ग्रोथ विल बी देयर, ठीक है। अब आता है हमारा बैलेंस रीजनल ग्रोथ, ठीक है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ का ये मतलब है कि जब अंग्रेज थे तो वो जनरली जो मेट्रो सिटीज है ना हमारी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, सिंस मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई वॉज पोर्ट सिटीज, गुड फॉर ट्रेड, क्योंकि यहाँ से तो उठा के सब ले जाना था ब्रिटेन, और ब्रिटेन का उठा के ले आना था यहाँ पे, डंप करना था, ठीक है। और दिल्ली वॉज द कैपिटल, तो खाली ऐसे रीजन का डेवलपमेंट हुआ था ज़्यादा, ठीक है, जहाँ पे फ़ायदा मिलता था टू द कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट पावर दैट वाज ब्रिटेन। तो इसको डाइवर्सिफाई करना था इन रीजन्स लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी। तो रीजनल आपको इम्बैलेंस हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, गुजरात में है, महाराष्ट्र में, ठीक है, बंगाल में है, या नीचे साउथ में, तमिलनाडु में, क्योंकि दीज आर पोर्ट सिटीज़, वहीं डेवलपमेंट था ज़्यादा, ठीक है। तो क्या करना था, बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए PSUs ओपन होना शुरू हुए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओपन होना शुरू हुए पोस्ट 1969 जब नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ शुरू हुई, मतलब ऐसे रीजन्स जहाँ पे ग्रोथ उतनी हाई नहीं थी इनिशियल पीरियड में, वहाँ भी पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा के, ताकि वहाँ के लोगों को वहीं पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। यूपी का आदमी यूपी में काम कर रहा है, ठीक है, उसको नहीं जाना पड़ रहा है गुजरात। हाँ, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बट या देयर वॉज अ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड द रीजनल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। समझ में आ गया, ठीक। इम्प्रूव द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब आपने नाम सुना है, सब प्राउड भी हैं, इसरो, DRDO, ये सब पब्लिक सेक्टर है। कब बना था, प्री 1990s। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज जो हम मिसाइल्स के डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है, आज हम चंद्रयान देख रहे हैं, मंगलयान देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कहाँ, किसने शुरू किया, द पब्लिक सेक्टर। अब जैसे कैपिटल गुड्स है, ठीक है, हाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गुड, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं करना चाहता है, क्यों कतराता है इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि पहली चीज़ बहुत ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज़, एक वर्ड आता है जेस्टेशन पीरियड, मीन्स द डे यू फर्स्ट इन्वेस्ट एंड द डे यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, ये होता है, इसके बीच की जो दूरी है, ये है जेस्टेशन पीरियड। सो द जेस्टेशन पीरियड ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी हाई। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको प्रॉफिट कमाने में, और प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है, जल्दी प्रॉफिट कमाना। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहता है ऐसी जगह इन्वेस्ट, और पब्लिक सेक्टर तब आगे आता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल गुड्स डेवलपमेंट, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रा डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको प्रॉफिट कम मिलने और बहुत दिन के बाद, बहुत गैप के बाद मिलने की प्रॉब्लम है, वहाँ आता है हमारा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये भी रोल था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेविंग फॉरेक्स, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज वॉज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि हम कुछ एक्सपोर्ट ज़्यादा करते नहीं थे, एंड वी वर वेरी इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, बीट फ्यूल, पेट्रोलियम और एनीथिंग। जहाँ ऑयल शॉक हुआ, इसीलिए BOP क्राइसिस का बहुत बड़ा रीज़न बना, एंड वी वर फुल मोर एंड मोर डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन एड्स, ठीक है, कि फॉरेन एड मिलते रहेगी तो हमारा फॉरेक्स मेंटेन रहेगा। तो अगर हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाते और इंपोर्ट ही कर रहे होते सामान, तो हमें बार बार डॉलर्स में पे करना पड़ता, हमारा फॉरेन एक्सचेंज और कम होता जाता। तो अगर हम रीजनल डेवलपमेंट या डोमेस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेसिक एसेंशियल गुड्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का, सो वी आर सेविंग आवर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो, दस आवर इकोनॉमी वॉज अ बिट स्टेबल ड्यूरिंग दिस टाइम until unless 1990s happened, ठीक है। सो दीज वर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी।
आई होप आपको आज के डिस्कशन से जागृति मिली होगी थोड़ा और इंटरेस्ट आया होगा. वी विल कीप ऑन डूइंग सच डिस्कशंस इन द फ्यूचर ऑल्सो. एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ गिव इट अ लाइक. अगर कोई इशू है तो यू कैन कमेंट. ठीक है, कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक द इकोनॉमिक्स यू कैन ज्वाइन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ऑब्वियसली. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. हैव अ गुड डे. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.